नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएससी 12 को, जो कि है आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, साथ ही हर एक टेक्स्ट की हर बार की तरह एक शॉर्ट समरी देखेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफी इंसाइटफुल और डिटेल्ड होने वाला है। मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। दोस्तों सबसे पहले हम इस सिलेबस को ध्यान से समझते हैं। समझिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा पजल है जिसमें अलग-अलग भाषाओं और कल्चर्स के पीसेस हैं, जैसे उर्दू, ओडिया, बंगाली। ट्रांसलेशन वो मैजिक क्लू है जो इन सब पीसेस को जोड़कर हमें पूरे इंडियन एक्सपीरियंस की एक क्लियर पिक्चर दिखाता है। इस पेपर में हम पढ़ेंगे कि कैसे गरीबी, ट्रेडिशंस और एक्सट्रीम प्रेशर एक आम इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से, जिसका सेंट्रल थीम है नैरेटिव्स ऑफ सोशल रियलिज्म एंड मार्जिनलाइजेशन। सोशल रियलिज्म का सीधा सा मतलब होता है लाइफ को बिल्कुल वैसा ही दिखाना जैसे कि वो सच में होती है, बिना किसी फिल्टर या फिर फेक खुशी के। सबसे पहली कहानी यूनिट 1 में है द श्राउड, जिसको ओरिजिनली हिंदी और उर्दू में कफन कहा जाता है। इसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। ये कहानी एक बाप बेटे की है, घीसू और माधव, जो एक्सट्रीम गरीबी में रहते हैं। स्टोरी एक सर्द रात में शुरू होती है। माधव की प्रेग्नेंट पत्नी बुढ़िया झोपड़ी के अंदर लेबर पेन से तड़प रही है और मरने वाली है, लेकिन बाहर ये दोनों मर्द आग के पास बैठकर आलू भून रहे हैं। वो अंदर इसलिए नहीं जाते क्योंकि दोनों को डर है कि अगर एक अंदर गया तो दूसरा आग पर रखे हुए ज्यादा आलू खा लेगा। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। एक्सट्रीम भूख और गरीबी ने इनकी इंसानियत को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जब बुढ़िया मर जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए एक कफन यानी कि श्राउड खरीदने के लिए वो दोनों गांव के जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स और लोगों से पैसे मांगते हैं, मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्हें 5 रुपए मिलते हैं, जो उस जमाने में काफी बड़ी रकम थी। लेकिन मार्केट जाकर कफन लाने की जगह वो एक लिकर हाउस, एक शराब खाने में चले जाते हैं। वहां वो शराब पीते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने इस एक्शन को ये बोलकर जस्टिफाई करते हैं कि कफन तो आग में जल ही जाएगा, इससे अच्छा हम खाना ही खा लेते हैं। ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि टाइटल आयरॉनिकल क्यों है। इसमें हमको ये याद रखना है कि कफन डेड बॉडी की डिग्निटी बचाता है, लेकिन यहाँ कफन का ना होना इन जिंदा मर्दों की छुपी हुई मॉरल डेथ और सेल्फिशनेस को दिखाता है। अब आते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर, जिसका नाम है द क्विल्ट यानी कि लिहाफ, जिसे इस्मत चुगताई ने उर्दू में लिखा था। यह स्टोरी बंद दरवाजों के पीछे फीमेल सेक्सुअलिटी पर एक बहुत ही बोल्ड टेक है। स्टोरी की नरेटर एक छोटी और मासूम बच्ची है। बच्ची की माँ उसको सफर पर जाते वक्त एक अमीर रिलेटिव बेगम जान के घर छोड़ देती है। बेगम जान के जो हस्बैंड है नवाब साहिब, उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं देते और सोसाइटी में अपनी रेस्पेक्टेबल इमेज मेंटेन करते हुए लड़कों की कंपनी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो लड़कों को अपने घर बुलाते हैं और उनकी कंपनी को पसंद करते हैं। अपने अकेलेपन और डिप्रेशन से निपटने के लिए बेगम जान अपनी नौकरानी, जिसका नाम है रब्बू, उसके पास आती है, जो उन्हें एक अजीब सी इचिंग यानी कि खुजली ठीक करने के लिए एक विगरस मसाज देती है। रात में नरेटर बच्ची डर जाती है। वो देखती है कि बेगम जान के लिहाफ के अंदर अजीब अजीब शैडोज बन रही हैं, जैसे कोई हाथी हिल रहा हो। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राइटर ने बच्ची को नरेटर क्यों बनाया है। बच्ची इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको एडल्ट सेक्सुअलिटी समझ नहीं आती, इसलिए वो जो भी देखती है उसे डरावनी शैडो की तरह बता देती है, बिना किसी डायरेक्ट वर्ड का यूज किए। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म एक तरीके का यूज किया गया है। एक वो बच्ची एक फिल्टर की तरह काम कर रही है इतने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को समाज को दिखाने के लिए। क्विल्ट यानी कि लिहाफ यहाँ पर सोसाइटी के हिपोक्रेसी यानी दोगलेपन का सिंबल है, जो शादी के नाम पर नेग्लेक्ट और आइसोलेशन को छुपाता है। यूनिट 1 की आखिरी स्टोरी है रेबती, जो कि फकीर मोहन सेनापति ने 1898 में ओडिया में लिखी थी। ये एक 10 साल की बहुत ही स्मार्ट बच्ची रेबती की कहानी है, जो उड़ीसा के एक गांव पतापुर में रहती थी। रेबती को पढ़ने और सीखने का बहुत शौक है, लेकिन उस जमाने में ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टर समाज में लड़कियों का पढ़ना श्राप माना जाता था। उसके प्रोग्रेसिव पापा श्याम बंधु उसको सपोर्ट करते हैं और एक यंग टीचर वासुदेव उसको घर पर पढ़ाना शुरू करता है।
उन दोनों के बीच एक साइलेंट पढ़ाई पर बेस्ड अफेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन रेवती की ट्रेडिशनल दादी, उसकी ग्रैंड मदर, इस पढ़ाई का बहुत ज्यादा विरोध करती है। अचानक गांव में खतरनाक कोलेरा एक एपिडेमिक फैल जाती है। इस बीमारी से रेवती के माँ बाप और फिर उसके टीचर वासुदेव की मौत हो जाती है। सुपरस्टिशियस दादी इस पूरी ट्रेजेडी का इल्जाम रेवती की एजुकेशन पर लगाती है। अकेली, अनाथ और तानों से टूटकर एंड में रेवती भी मर जाती है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। ये कहानी फेमिनिज्म और फीमेल एजुकेशन के स्ट्रगल की अर्लीस्ट आवाज है। इसमें हमको ये याद रखना है कि इस टेक्स्ट में होप की ट्रेजेडी दिखाई गई है। कैसे सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास एजुकेशन और प्रोग्रेस को कुचल देता है। जब भी एग्जाम में लिखें तो दादी को सिर्फ विलन मत दिखाना, ये बताना कि वो खुद उस जमाने के घटिया साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का शिकार थी। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 1 का डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। एग्जाम में हमेशा लॉन्ग पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिएगा, बुलेट्स में नहीं। लिटरेचर में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। इस यूनिट का थीम है एपिक ट्रॉमा, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग और एग्जिस्टेंशियल वॉइड। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पिछले यूनिट में हमने सोसाइटी की बाहरी बुराइयां देखी थी, लेकिन इस यूनिट में हम इंसान के अंदर की डीप लड़ाई को पढ़ेंगे। वॉर के बाद का तबाही वाला डर, भगवान को ढूंढने की तड़प और मॉडर्न लाइफ का डरावना खालीपन। सबसे पहले आते हैं धर्मवीर भारती के बहुत ही फेमस और पावरफुल वर्स प्ले की तरफ, जिसका नाम है अंधा युग। इसे 1953 के टाइम पर हिंदी में लिखा गया था। ये स्टोरी महाभारत वॉर के आखिरी यानी कि 18th दिन की शाम पर सेट है। लेकिन इस प्ले में आपको कोई हीरोइज्म या फिर जीत की खुशी नहीं दिखेगी। इसमें सिर्फ तबाही, मौत और मॉरल डीके दिखाया गया है। स्टोरी में धृतराष्ट्र का कैरेक्टर फिजिकल ब्लाइंडनेस के साथ साथ अपने पॉलिटिकल ब्लाइंडनेस यानी राजनीति के अंधेपन को भी दिखाता है। दूसरी तरफ अश्वत्थामा है, जो अपनी पिता की मौत के धोखे से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है कि वो एक ऑनरेबल सोल्जर से एक ब्लड थ्रस्टी बीस्ट बन जाता है। अपने गुस्से में वो ब्रह्मास्त्र चला देता है जो दुनिया को खत्म कर सकता है। एक बहुत ही इमोशनल सीन में क्वीन गांधारी अपने 100 बेटों की मौत से रोकर भगवान कृष्ण को श्राप देती है। वो एक आम जानवर की तरह मारे जाएंगे, ये वो श्राप है। कृष्ण चुपचाप ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इस वायलेंस और कर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि अंधा युग एक एलिगरी यानी कि एक हिडन स्टोरी कैसे है। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये एंशिएंट माइथोलॉजिकल वॉर एक्चुअली 1947 के पार्टीशन के वायलेंस और आम लोगों के दुखों को दर्शाता है। और जो ब्रह्मास्त्र रिलीज हुआ वो कोल्ड वॉर के टाइम के टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की तबाही का सिंबल है। अब हम चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएट्री पर। इनको 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था और हम उनकी फेमस कलेक्शन गीतांजलि से दो पोएम्स पढ़ेंगे इस सिलेबस में। उनकी पहली पोयम है लाइट ओ वेयर इज लाइट। इसमें पोएट कंप्लीटली डार्कनेस में है। ये ह्यूमन इग्नोरेंस और स्पिरिचुअल खालीपन का अंधेरा है। पोएट भगवान की लाइट यानी नॉलेज और ट्रुथ के लिए तड़प रहा है। वो कहता है कि उसके पास लैंप यानी कि उसकी दिल या सोल तो है, पर लेकिन उसमें आग नहीं है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इस पोयम में टैगोर ने मिजरी को एक विलन नहीं बल्कि एक दोस्त या फिर मैसेंजर बताया है। मिजरी दरवाजा खटखटाती है, ये याद दिलाने के लिए कि भगवान जग रहा है और अंधेरे से बुला रहा है। दुख हमें मटेरियल दुनिया से जगाता है। दूसरी पोयम है व्हेन माय प्ले वाज विद थी। ये एक बहुत ही प्यारी पोयम है जिसमें पोएट अपने बचपन को याद करता है। बचपन में वो भगवान के साथ एक बॉइस्ट्रस दोस्त की तरह खेलता था, प्ले करता था। वो नेचर में भागता था और उन सॉन्ग्स की धुन पर नाचता था बिना ये सोचे कि उनका इंटेलेक्चुअली क्या मतलब होता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, अडल्टहुड में आता है, वो मासूमियत वाला प्ले टाइम खत्म हो जाता है। अब उसके अंदर भगवान के लिए एक प्रोफाउंड ऑ यानी कि डर और रेवरेंस आ जाता है, जो उसको थोड़ा उनसे दूर कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि टैगोर की इन पोएम्स में भक्ति ट्रेडिशन कैसे दिखता है। आपको लिखना होगा कि वेस्टर्न कल्चर की तरह इन पोएम्स में भगवान से डरना नहीं सिखाया गया, बल्कि भगवान को एक इंटीमेट दोस्त या फिर लवर की तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया है। हमारी यूनिट 2 की आखिरी राइटर है जीएम मुक्तिबोध।
इनकी पोएम्स में आपको मार्क्सिज्म की झलक और सररियलिज्म मिलेगा। सररियलिज्म का मतलब होता है ऐसी डरावनी, अजीब और ड्रीम लाइक इमेजरी का यूज करना जो रियलिटी में नहीं होती, पर सच्चाई को बहुत गहराई से दिखाती है। इनकी पहली पोयम है द वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खालीपन या फिर एम्प्टीनेस, लेकिन मुक्ति बोध का ये खालीपन शांत और ब्लैंक नहीं है। पोएट इसको एक डरावने ड्रैकुला, एक मॉन्स्टर की तरह बताता है जिसके बड़े बड़े कार्निवोरस टीथ हैं। ये मॉन्स्टर बाहर नहीं बल्कि मॉडर्न इंसानों के दिलों के अंदर रहता है। ये कैपिटलिज्म और लालच का खालीपन है जो इंसान के अंदर की इंसानियत और एम्पैथी को चबा जाता है। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये एक बीमारी की तरह समाज में फैलता है और इंसान एक दूसरे का खून चूसने लगते हैं, मेटाफोरिकली। इनकी दूसरी पोयम हमारे सिलेबस में है सो वेरी फार। इसमें मुक्ति बोध स्ट्रिक्टली अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़े डिस्टेंस को दिखाते हैं। वो देखते हैं कि सोसाइटी में सिर्फ करप्शन और मनी पावर से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि इस पोयम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी गरीबी नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लास का फेलियर है। पोएट खुद को ब्लेम करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ जानता है, कि सिस्टम कितना खराब है। सोसाइटी को एक स्कैवेंजर, सफाई करने वाले की जरूरत है जो इस करप्शन को साफ करे। लेकिन वो खुद पैरालाइज्ड और हेल्पलेस महसूस करता है और कोई एक्शन नहीं ले पाता। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 2 का एकदम डिटेल्ड और डीप एनालिसिस। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्स में सिंबल्स जैसे ब्रह्मास्त्र, द लैम्प, द कार्निवोरस टीथ को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे यूनिट 3 की तरफ। अगर आपने पिछले दोनों यूनिट्स को ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन लिटरेचर सिर्फ फूल और वादियों के बारे में नहीं होती, बल्कि असली दर्द और स्ट्रगल के बारे में भी होती है। हमारे यूनिट 3 का थीम है पार्टीशन, डिस्टोपिया और दलित रेजिस्टेंस। चलिए इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जब देश के टुकड़े होते हैं, या जब सरकार खुद अपने लोगों पर जुल्म करती है, या जब सोसाइटी कास्ट के नाम पर भेदभाव करती है, तो आम इंसान की जिंदगी कैसी हो जाती है। सबसे पहली आती है एक बहुत ही दर्द भरी पोयम जिसका नाम है आई से अनटू वारिस शाह। इसे पंजाब की एक बहुत ही फेमस राइटर अमृता प्रीतम ने पंजाबी में लिखा था। ये पोयम 1947 के पार्टीशन, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पर लिखी गई थी, जब पंजाब दो हिस्सों में बट गया था और बहुत भयंकर वायलेंस हो रहा था। प्रीतम इस पोयम में वारिस शाह की आत्मा को पुकार रही हैं। अब ये वारिस शाह कौन थे? ये 18th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस सूफी पोएट थे जिन्होंने हीर रांझा की फेमस लव स्टोरी लिखी थी। पोएटस उनसे कहती है कि कब्र यानी कि अपनी ग्रेव से उठकर आज के पंजाब को देखो। जब एक अकेली हीर रोई थी तो तुमने पूरी एक किताब लिख दी थी। आज पंजाब की लाखों बेटियां रो रही हैं, पर उनका दर्द लिखने वाला कोई नहीं है। वो बताती हैं कि कैसे पंजाब की जमीन जहां कभी अनाज उगता था, वहां अब लाशें उग रही हैं और यहाँ की सारी नदियां खून से लाल हो गई हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। हिस्ट्री की किताबें हमेशा बताती हैं कि बॉर्डर कहाँ बना और कितने लोग मरे, लेकिन ये पोयम हमें फेमीन ट्रॉमा, औरतों के दर्द को दिखाती है। पार्टीशन के टाइम औरतों ने जो सफर किया, ये पोयम उनकी आवाज है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पोयम में कल्चरल डिस्ट्रक्शन कैसे दिखाई गई है। आपको बताना होगा इसमें कि प्रीतम ने लिखा है कि प्यार के गीत गाने वाली बांसुरी, फ्लूट अब जहरीले सांप यानी कि स्नेक में बदल गई है, और औरतों के चरखे जो स्पिनिंग व्हील्स होते थे वो टूट गए हैं। मतलब दंगों ने सिर्फ लोगों को नहीं, वहां के कल्चर को भी खत्म कर दिया। अब चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। हम पढ़ेंगे इसमें थेंगजम आइबो पिशेक की दो पोयम्स जो मणिपुर से आती हैं। मणिपुर एक ऐसी जगह रही है जहां काफी मिलिट्री प्रेजेंस, कन्फ्लिक्ट और स्टेट ब्रुटैलिटी रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना डेंजरस हो सकता है। इसलिए पोएट यहाँ सररियलिज्म का यूज करते हैं, जैसा कि जीएम मुक्तिबोध ने किया था। इनकी पहली पोयम है डाली हुसैन और ऑर्डर ऑफ ड्रीम, कलर ऑफ विंड्स। इसमें बहुत अजीब चीजें होती हैं, जैसे एक बैंक का कैशियर नोट गिनता है और फिर अचानक उन पैसों को खाने लगता है। एक जगह पोएट बताते हैं कि वो काले चश्मे पहनकर और आंखें बंद कर कर घूम रहे हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि पैसे खाना मॉडर्न सोसाइटी के मटीरियलिज्म यानी पैसे के लालच का मजाक उड़ाता है, और काले चश्मे पहनना इस बात का सिंबल है कि वहां लोगों में इतना ज्यादा डर और सर्विलेंस है कि लोग अपने असली विचार और फीलिंग्स छुपा रहे हैं।
इनकी दूसरी पोयम है द लैंड ऑफ हाफ ह्यूमंस। ये पोयम एक ऐसी अजीब जगह की कहानी है जहाँ लोग आधे इंसान हैं। 6 महीने के लिए वो सिर्फ एक हेड होते हैं और बाकी के 6 महीने के लिए वो बॉडी होते हैं, यानी कि धड़ होते हैं, जिसका कोई सिर नहीं होता। जब वो हेड होते हैं तो वो सिर्फ आराम से बैठकर खाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब वो बॉडी बन जाते हैं तो उनकी आवाज चली जाती है और उनको सिर्फ मेहनत, पसीना और लेबर यानी कि मजदूरी करनी पड़ती है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, हेड और बॉडी का मेटाफर, उसका सिंबल। अगर ये सिंबल पर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में लिखना कि हेड वहां के अमीर लोग और पॉलिटिशियंस यानी कि एलीट क्लास है, जो सारा पावर कंट्रोल करते हैं और सब रिसोर्सेस खा जाते हैं। और बॉडी वहां की बेचारी आम जनता यानी कि वर्किंग क्लास है, जिससे दिन भर काम करवाया जाता है पर उनकी कोई आवाज नहीं होती। और जहां इलेक्शंस की बात आती है, पोयम कहती है कि वहां वोटर्स और नेता दोनों नेमलेस यानी बिना नाम के हैं, जो दिखाता है कि उनका डेमोक्रेसी का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब आते हैं हमारे सिलेबस के आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पर, जो कि गुजराती नॉवल है द स्टेप चाइल्ड, जिसे ओरिजिनली अंगलियत कहा जाता है। इसको जोसेफ मैकवन ने 1986 में लिखा था, पर इसकी स्टोरी 1930s के आसपास में सेट है। ये एक दलित लिटरेचर है। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अपर कास्ट पटेल जमींदार लोअर कास्ट वांकर कम्युनिटी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसमें हमारे हीरोज है तीहा और वालजी, जो बहुत ही मेहनती और निडर हैं। वो अपर कास्ट के जुल्म के आगे झुकने से मना कर देते हैं। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर भी है जिसका नाम है मेथी। मेथी को हर तरफ से जुल्म सहना पड़ता है। अपर कास्ट के मर्द उसको बुरी नजर से देखते हैं और खुद उसकी सोसाइटी उसकी एक एब्यूजिव शादी करा देती है जहां उसका पति उसे मारता है। स्टोरी के एंड में मेथी को बचाते हुए वालजी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत से लोअर कास्ट कम्युनिटी में एक आग लग जाती है और वो अपर कास्ट के खिलाफ बगावत कर देते हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इस बुक की सेटिंग 1930s में है। ये वो टाइम था जब महात्मा गांधी और बाकी नेता अंग्रेजों से स्वराज यानी कि आजादी मांग रहे थे। मैकवन इसमें दिखाते हैं कि वांकर कम्युनिटी के लिए अंग्रेजों से आजादी का क्या मतलब है, जब उनके खुद के इंडियन अपर कास्ट लोग उनके साथ गुलामों, उनके साथ स्लेव्स जैसा बर्ताव करते रहते हैं। इसे इंटरनल कॉलोनाइजर कहा गया है। और फाइनली वर्ड अंग्लियत का मतलब होता है वो बच्चा जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर अपने नए सौतेले बाप यानी कि स्टेप फादर के घर जाता है और हमेशा वहां एक अनवांटेड हिस्से की तरह रहता है। ये एक मेटाफर है कि दलित कम्युनिटी को उनके अपने ही देश में, उनकी अपनी ही कास्ट के अंदर एक अनचाहे सौतेले बच्चे की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा पूरा सिलेबस डीएससी 12 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन का। हमने देखा कि कैसे ये पेपर इंडिया की सच्चाई को सामने लाता है। गरीबी, धर्म का अंधविश्वास, वॉर का डर, स्टेट पॉलिटिक्स और कास्ट सिस्टम। जाते जाते एग्जाम के लिए मेरी एक फाइनल एडवाइस हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने आंसर्स बुलेट पॉइंट्स में मत लिखना। ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर्स को बुलेट पॉइंट्स पसंद नहीं आते। हमेशा अच्छे फ्लोइंग पैराग्राफ्स में लिखिए। एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ्स में मेन कैरेक्टर्स और थीम्स का एक्सप्लेनेशन, और एंड में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन जो कि आपके पूरे आंसर की समरी को दिखाएगा। और हाँ, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना और टेक्निकल वर्ड्स जैसे इंटरनल कॉलोनाइजेशन, सररियलिज्म और पेट्रियार्की का यूज करना मत भूलना और इसको अंडरलाइन जरूर करना। दोस्तों, ये था कंप्लीट एनालिसिस इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन का। उम्मीद है आपके पास होंगे हम ढेर सारे नोट्स और पॉइंटर्स अपने आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।